खबरें वॉर जोन से। रूस से बरस रही बारूदी तबाही पर कीव ने अचानक अपनी रणनीति बदल दी है। ज़ेलेंस्की ने फैसला कर लिया है कि अब ऐसी ही महातबाही रूस को भी एहसास कराई जाएगी। यूक्रेन के बदले बारूदी प्लान का असर रणभूमि पर भी दिखने लगा है। यूक्रेन ने ज़ैपोरिज़िया से लेकर डोनेट्स्क तक विध्वंस किया है और डोनेट्स्क पर कब्जा वापस जमा लिया है। लेकिन बुरी खबर नेटो से आई है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि डोनेट्स्क में यूक्रेन को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बाहरी डोनेट्स्क के एक गांव पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। बड़ी तैयारी के साथ डोनेट्स्क पर यूक्रेन का हमला देखने को मिला है। रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन की स्ट्राइक हो रही है। डोनेट्स्क के एक गांव से रूसी फौज भाग गई। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 18 महीनों से जारी जंग में रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन के रॉकेट अटैक से रूसी एम्यूनिशन डिपो नष्ट हो गया। भीषण धमाके के बाद गोला बारूद डिपो धुआं हो गया। रूस का कई टन गोला बारूद बर्बाद हो गया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया है। युद्ध संख्या बल या हथियारों की गिनती से नहीं, बल्कि उन्नत तकनीक और बेहतरीन रणनीति से लड़े जाते हैं। रूस ने यह साबित कर दिखाया है। यूक्रेन को 30 से ज्यादा देशों से हथियार मिल रहे हैं। यूक्रेन की सेना में विदेशी लड़ाके भी लड़ रहे हैं, लेकिन रूस ने अपनी तकनीक और युद्ध नीति के अनुभव का फायदा उठाकर 30 से ज्यादा, जी हां, 30 से ज्यादा देशों की एकजुट ताकत को धूल में मिला दिया है। पंद्रह और 16 अगस्त को यूक्रेन में जो विध्वंस मचा, उसकी लपटें बता रही हैं कि पुतिन ने यूक्रेन की भूमि को नेटो के हथियारों का शमशान बना दिया। सोलह अगस्त को रूस ने पूरब से पश्चिम तक यूक्रेन में तबाही मचा दी। इन हमलों के बाद रूस के एक वीवीआईपी ने 4 शब्द कहे। रूस की स्टेट ड्यूमा के उप प्रमुख आंद्रे गुरुलेव ने कहा, नेटो वेपन्स आर जंक, मतलब नेटो के हथियार कचरा है। जब आंद्रे गुरुलेव ने यह बयान दिया, तब यूक्रेन डोनेट्स्क से वोलिन तक दहक रहा था। पंद्रह अगस्त को शुरू हुई रूस की अग्निवर्षा रुकी नहीं। अगस्त की देर रात भी यूक्रेन पर बारूद बरसता रहा। ये निप्रोपेट्रोवस्क पर रूस के विध्वंसक हमलों की तस्वीरें हैं। निप्रोपेट्रोवस्क पर रूस ने लगातार 4 मिसाइल हमले किए। फाइटर जेट के इंजन की तरह गरजती एक के बाद एक मिसाइलें आईं और धमाके होते गए। इन 4 हमलों में रूस ने निप्रोपेट्रोवस्क में बना यूक्रेन का हथियार कारखाना तबाह कर दिया।
15 अगस्त की रात रूस ने एक बार फिर ओडेसा के नजदीक डैन्यूब डेल्टा पर बने पोर्ट्स को टारगेट बनाया। रात के अंधेरे में चमकती ये रोशनी रूस के ड्रोन हमलों की है। रूस ने ड्रोन हमले से रेनी पोर्ट को तबाह कर दिया, लेकिन इससे पहले जो हुआ वो बहुत खास है। अंधेरे को चीर कर दौड़ते रोशनी के छोटे छोटे कतरे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का फायर है। लेकिन लगातार फायरिंग करने के बाद भी यूक्रेन रूसी ड्रोन को नहीं गिरा पाया और रेनी पोर्ट पर जोरदार धमाका हुआ। पंद्रह अगस्त की रात ओडेसा, मिकोलेव से लेकर यूक्रेन के कई पूर्वी शहरों में अलर्ट सायरन गूंजते रहे। रूस के हमले इतने घातक और इतने तेज हैं कि यूक्रेनी सेना को बचने का मौका नहीं मिल रहा है। नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम 100 में 10 हमले भी नहीं रोक पा रहे। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की सेना का हाल बुरा है और टुकड़ियां मोर्चे छोड़कर भाग रही हैं। रूस ने 2 दिन में इतना बड़ा विध्वंस मचाया है कि यूक्रेन की सेना घुटनों पर आ गई है। से ज्यादा देशों से हथियार मिलने के बाद भी यूक्रेन को इतना भयंकर नुकसान उठाना पड़ रहा है। ओडेसा पर रूस 2 दिन से लगातार हमले कर रहा है। ये तस्वीरें ओडेसा पोर्ट पर बने अनाज वेयरहाउस की हैं, जो ड्रोन हमलों से तबाह हो चुका है। ओडेसा पोर्ट की सुरक्षा में यूक्रेन ने कई एयर डिफेंस सिस्टम लगाए थे। एयर डिफेंस सिस्टम तकनीक में यूक्रेन के पास जर्मन मेड एंटी एयरक्राफ्ट गन जेपार्ड। ये ड्रोन हेलीकॉप्टर फाइटर जेट पर हमला करती है। 1 मिनट में टारगेट पर 35 mm की 550 गोलियां दागती है। दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम है S-300। ये सरफेस टू एयर मिसाइल अटैक करता है। क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल और एयरक्राफ्ट के हमले नाकाम करता है। तीसरा एयर डिफेंस सिस्टम है इटली में बना फ्रैंको सैम-D। ये सिस्टम क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर जेट पर हमले करता है। चौथा डिफेंस सिस्टम है जर्मनी में बना IRIS-T। ये भी क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकता है। पांचवा डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का NASAMS। ये सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है। दावा है कि इससे क्रूज मिसाइल बच नहीं सकती। छठा डिफेंस सिस्टम है अमेरिका में बना पैट्रियट। ये भी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले नाकाम करता है। ये ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जिनकी हथियारों के बाजार में धाक है, लेकिन रूस ने इनको ही राख बना दिया है। रूस की कामयाबी के पीछे है रूस की युद्ध नीति और सही वक्त पर सही रणनीति के साथ एडवांस तकनीक का मेल जोल। रूस क्रूज मिसाइलें और ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करता है। हमले से पहले रूस यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम की लोकेशन की जानकारी जुटाता है। 2 डिफेंस सिस्टम की पोजीशन के गैप में हमले करता है। मिसाइल में टारगेट की GPS लोकेशन सेट होती है। मिसाइल सीधे टारगेट की तरफ चल पड़ती है। लेकिन अब रूस ने मिसाइल तकनीक को अपग्रेड कर दिया है। रूस की मिसाइल उड़ान के दौरान अपना फ्लाइट पाथ बदलती रहती है, यानी नई तकनीक फाइटर पायलट की तरह काम करती है। खतरे का अंदेशा होते ही मिसाइल रूट बदल देती है। खतरे की जद से बाहर आते ही फिर टारगेट की तरफ उड़ने लगती है। इसी तकनीकी बदलाव की वजह से रूस के हमले इतने घातक, विध्वंसक और सटीक हो रहे हैं कि नेटो के एडवांस तकनीक वाले हथियार उसके सामने फेल हो रहे हैं। रूस ने तकनीक और रणनीति के दम पर नेटो के एडवांस हथियारों को खाक कर दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वॉरजोन से एक बड़ी खबर आ रही है। रूस के कमांड सेंटर पर ड्रोन से स्ट्राइक हुई है। रूसी कमांड सेंटर पर रेकी के बाद अटैक किया गया है। रूस के कई सैनिकों पर ड्रोन से अटैक किया गया है। आपको बता दें कि रूसी सैनिकों के समूह पर बम दागा गया है। रूस के कमांड सेंटर में भयंकर तबाही मची है। इस हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया इसी ड्रोन स्ट्राइक में। और एक और बड़ी खबर, रोबोटाइन में रूसी एयरफोर्स को झटका लगा है। रूस का KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर ध्वस्त कर दिया गया। डिफेंस सिस्टम से रूसी हेलीकॉप्टर का शिकार। रोबोटाइन के फ्रंट पर KA-52 हेलीकॉप्टर नष्ट हुआ है। कई दिनों से यूक्रेन के निशाने पर था KA-52 हेलीकॉप्टर। और जिस नेटो के दम पर ज़ेलेंस्की रूस से जंग लड़ रहे थे, उसी नेटो ने यूक्रेन के सरेंडर का प्लान तैयार कर लिया। यानी पुतिन जिस रणनीति पर काम कर रहे थे, वो सर्दियों से पहले ही कामयाब होती दिख रही है। पुतिन के किम और जिनपिंग से गठबंधन करने से नेटो की नींदें उड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ नेटो के भेजे हथियारों से भी यूक्रेन रूस को खदेड़ नहीं पाया। ऐसे में नेटो को डर है कि कहीं यूक्रेन के बाद अगला टारगेट नेटो के सदस्य देश न हो जाएं। इसलिए नेटो यूक्रेन का सरेंडर कराकर रूस से आमने सामने की जंग को टालना चाहता है। यानी नेटो यूक्रेन के साथ एक बड़े धोखे की स्क्रिप्ट तैयार कर चुका है। नेटो ने मानी हार, यूक्रेन का सरेंडर प्लान तैयार। सर्दियों से पहले यूक्रेन फतेह, रूस का अगला टारगेट तय। जंग के 17 महीने बाद या तो ज़ेलेंस्की देश छोड़कर भागेंगे या फिर आत्मसमर्पण करेंगे। क्योंकि जिसके दम पर ज़ेलेंस्की ताक दिखा रहे थे, अब वही नेटो पीछे हटने लगा है। न सिर्फ नेटो पीछे हट रहा है, बल्कि यूक्रेन के सरेंडर की पटकथा भी तैयार कर ली है। क्या यूक्रेन सरेंडर के लिए मजबूर है या नेटो जंग से पीछे हटने लगा है? क्या रूस के आगे बेबस नजर आ रहा है नेटो? इन तमाम सुलगते सवालों के जवाब आपको बताएं, उससे पहले नेटो की वो विस्फोटक नसीहत आपको बताते हैं जिसने कीव में कोहराम मचा दिया है। बड़ी हैरानी की बात है कि यूक्रेन के सरेंडर के लिए नेटो ने शर्तें भी तय कर ली हैं और पूरी प्लानिंग भी बना ली है। अगर यूक्रेन रूस को कब्जे वाले इलाके सौंप देता है तो आसानी से ज़ेलेंस्की को नाटो की सदस्यता मिल जाएगी और इसकी कोशिश ज़ेलेंस्की काफी लंबे समय से कर रहे हैं। यूक्रेन को सदस्यता का झांसा देने के पीछे नेटो का डर है या फिर यूक्रेन से धोखेबाजी? क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि अगर अमेरिका ज़ेलेंस्की को नहीं उकसाता तो यूक्रेन रूस में जंग की नौबत नहीं आती। युद्ध के 17 महीनों के बाद जब यूक्रेन सीरिया जैसा बनता जा रहा है, तब नेटो को जंग रोकने की याद आई है। नेटो के चीफ ऑफ स्टाफ स्टियान जेंसन ने कहा है, यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिल सकती है अगर इसके बदले में वो रूसी कब्जे वाले इलाके उसे सौंप दे। इस तरह से दोनों देशों के बीच जंग को खत्म कराने का समझौता हो सकता है। यानी नेटो खुद यूक्रेन से कह रहा है कि उन इलाकों को रूस को सौंप दो जिन्हें बचाने के लिए यूक्रेन ने जान की बाजी लगा दी।
यूक्रेन ने नेटो के सुझाव पर सख्त ऐतराज जताया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के मुख्य सलाहकार माइखैलो पोडोलियाक की तरफ से बयान जारी हुआ है, जिसमें कहा है, नेटो की छतरी बचाने के लिए हम अपने इलाके कैसे दे दें? ये बकवास है। ऐसा करने से लोकतंत्र की हार होगी और रूस की सत्ता में बैठे ग्लोबल अपराधी को बढ़ावा मिलेगा। नेटो के इस सुझाव पर रूस की प्रतिक्रिया भी आ गई है। रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है, यूक्रेन का नेटो में शामिल होने के लिए ये एक नया आइडिया है। यूक्रेन कीव और दूसरे विवादित इलाकों को छोड़कर नेटो में शामिल हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के सभी इलाके विवादित हैं, जबकि कीव प्राचीन रूस की राजधानी थी। ऐसे में यूक्रेन को अपनी राजधानी कीव से लबीब ले जानी होगी। नेटो के बैकफुट पर आने से रूस को अपनी जीत और नजदीक नजर आने लगी है, क्योंकि यूक्रेन ने साफ ऐतराज जता दिया है कि वो इन शर्तों के साथ नेटो में शामिल नहीं होगा, बल्कि वो जंग लड़ता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि यूक्रेन को हथियार कहां से मिलेंगे? अब यूक्रेन की हालत कुछ ऐसी है कि इधर कुआं तो उधर खाई। अगर ज़ेलेंस्की नाटो की सलाह मानते हैं तो यूक्रेन को कई इलाकों से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर यूक्रेन नेटो की सलाह को नहीं मानता है तो वो सैन्य मदद से अपने हाथ खींच लेगा, जिससे यूक्रेन पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा। और यही रूस के लिए सबसे मुफीद वक्त होगा, जब रूस पूरी तरह से यूक्रेन को डकार जाएगा। दरअसल नेटो इस बात को समझ चुका है कि यूक्रेन ज्यादा वक्त तक रूस के सामने नहीं टिक पाएगा। ऐसे में नेटो ने अपनी फजीहत बचाने के लिए यूक्रेन का सरेंडर प्लान बना लिया है, जबकि हकीकत में नेटो खुद घबरा रहा है। इसके पीछे की वजह समझिए। पहली वजह है कि नेटो के दिए हथियार रूस को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। रूस ने नेटो के दिए 70% हथियार तबाह कर दिए हैं। दूसरी वजह है यूक्रेनी सैनिकों का हौसला टूटता जा रहा है। वो लगातार जंग लड़ने से थक चुके हैं। हथियारों की कमी से उन्हें हार का डर सताने लगा है। तीसरी वजह है कि रूस का चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ मजबूत गठबंधन तैयार हो रहा है, यानी जिनपिंग और किम रूस को न सिर्फ हथियार सप्लाई करेंगे, बल्कि ताइवान और साउथ कोरिया के खिलाफ रूस दोनों देशों का साथ देगा। इसके अलावा चौथी और सबसे अहम वजह है नेटो के हथियारों के रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी जंग के मैदान में यूक्रेनी सैनिकों के छोड़े हथियारों को रूसी सैनिक लेकर चले गए और उनकी तकनीक के आधार पर हथियार और डिफेंस सिस्टम मजबूत कर लिया। ऐसी सूरत में नेटो को न सिर्फ यूक्रेन की हार दिखने लगी, बल्कि दूसरे नेटो देश भी संकट में घिरते नजर आने लगे, क्योंकि अगर रूस ने यूक्रेन को हरा दिया तो पुतिन रुकेंगे नहीं, वो दूसरे देशों पर हमला जरूर करेंगे। पोलैंड और बाल्टिक देशों के खिलाफ तो रूस ने बड़ी तैयारी कर ली है, क्योंकि पुतिन को पता है कि रूस ने नेटो के हथियार तबाह कर दिए हैं। दूसरी तरफ रूस ने अपने हथियारों का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। पिछले 2 महीने में रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन 400% बढ़ा दिया है और एक दिन पहले पुतिन ने 5 गुना तेजी से हथियार बनाने का ऑर्डर दिया है, जबकि नेटो के हथियार पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। खास तौर से जब से किम जोंग उन के साथ रूसी रक्षा मंत्री की तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो नॉर्थ कोरिया के बनाए हथियार देख रहे हैं, तभी से नेटो के होश उड़े हुए हैं। दूसरी तरफ चीन से रूस के संबंध लगातार मजबूत होना भी अमेरिका के लिए एक चैलेंज है। अगले हफ्ते चीन के विदेश मंत्री मॉस्को पहुंच रहे हैं, जहां कई तरह के करार हो सकते हैं। यानी जहां रूस डिफेंस में लगातार मजबूत हो रहा है, वहीं नेटो यूक्रेन को हथियार देकर भी रूस का ज्यादा नुकसान नहीं कर पा रहा। उल्टा रूस ने यूक्रेन को नेटो से मिली टैंक बटालियन को पूरी तरह खाक कर दिया। यूक्रेन को नेटो से करीब 1800 टैंक मिले थे, जिसमें से करीब 70% पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, जिसमें लेपर्ड, चैलेंजर और ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इसी वजह से रूस ने ड्रोन और मिसाइल अटैक तेज कर दिए हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो और फ्रांस की स्कैल्प मिसाइल के ज्यादातर वेयरहाउस रूस ने उड़ा दिए हैं। इसके अलावा आर्टिलरी सिस्टम M777 हॉवित्जर और रॉकेट लॉन्चर M142 हाइमार्स को रूस ने ड्रोन अटैक से पूरी तरह बेकार कर दिया है। यानी अब यूक्रेन के पास सिर्फ सैनिक और मॉडिफाई किए हुए ड्रोन की खेप बाकी है। ऐसे में यूक्रेन ज्यादा दिनों तक जंग नहीं लड़ सकता। एक दिन पहले ही नेटो देशों ने यूक्रेन की सैन्य मदद का ऐलान किया है, लेकिन अब सरेंडर को लेकर यूक्रेन और नेटो में टकराव की वजह से मदद रोकी जा सकती है।
ऐसे में यूक्रेन नेटो की धोखेबाजी का शिकार होकर पूरी तरह तबाह हो सकता है, जिसके बाद इतिहास के पन्नों में सिर्फ यही लिखा जाएगा, एक था यूक्रेन। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर आ रही है, खेरसौन में रूसी ट्रेनिंग बेस कैंप पर स्ट्राइक हुई है। यूक्रेन ने कैंप पर हाइमार्स मिसाइल दागी। हाइमार्स स्ट्राइक में रूस के कई सैनिक ढेर हो गए। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया है। हाइमार्स ने 100% एक्यूरेसी दिखाई है, ये यूक्रेन का कहना है। हाइमार्स के आगे रूसी डिफेंस सिस्टम फेल साबित हुआ। और यूक्रेन जंग में एटमी विनाश का षड्यंत्र भी शुरू हो चुका है। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे के खिलाफ एटमी साजिश का आरोप लगा रहे हैं। युद्ध की भाषा में जिस रणनीति को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाता है, उसी का सहारा लेकर दोनों देश एक दूसरे पर एटमी तबाही लाने का इल्जाम लगा रहे हैं। दोनों देश परमाणु संयंत्रों के साथ होने वाली साजिश का जो आरोप लगा रहे हैं, वो जितना दुनिया को हैरान कर रहा है, उतना ही महाविनाश का खौफ भी पैदा कर रहा है। यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया से परमाणु महातबाही का विनाशक चक्र शुरू होने वाला है। दुनिया की सबसे बड़ी तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, लेकिन इस बीच रूस और यूक्रेन का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू हो गया है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या है और जंग के बीच कोई देश इस रणनीति का इस्तेमाल क्यों और कब करता है, इसे आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि उस ज़ेपोरिज़िया में क्या हो रहा है जो एटमी विनाश का सेंटर बनता जा रहा है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मिसाइलों की बरसात हो रही है। रूस का यह कहना है कि यूक्रेन ने ज़ेपोरिज़िया पर हमला किया है, जबकि यूक्रेन ये कहता है कि ज़ेपोरिज़िया में हुए हमलों के पीछे रूस जिम्मेदार है। आपको बता दें कि ज़ेपोरिज़िया के परमाणु ऊर्जा प्लांट पर फिलहाल रूस का कब्जा है। रूसी सेना इस प्लांट को घेरे हुए है, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच चल रहे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से ये सवाल भी खड़े हो गए हैं कि क्या दोनों देश ज़ेपोरिज़िया के बहाने जंग को महातबाही के ट्रैक पर ले जाना चाहते हैं। दोनों देशों के ताजा बयानों से यूरोप में परमाणु खतरा बढ़ गया है। रूसी रक्षा मंत्री शोइगु ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेन ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भारी हथियारों से बमबारी कर रहा है। इससे गंभीर परमाणु संकट पैदा हो सकता है। रूस ने जब यह आरोप लगाया कि ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर यूक्रेन मिसाइल हमले की कोशिश में है, यूक्रेन ने पलटवार करते हुए कहा कि रूस कुर्स्क के परमाणु प्लांट में विस्फोट कराने की तैयारी में है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस यूक्रेन और नेटो पर अपना इल्जाम मढ़ रहा है। जब दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ फॉल्स फ्लैगिंग में जुटे थे तो चेर्नोबिल की पावर सप्लाई कट गई। परमाणु खतरे को देखते हुए 50,000 लोगों को विस्थापित करने का प्रोग्राम शुरू हो गया। अमेरिकी लीडर्स रॉबर्ट कैनेडी जूनियर ने दावा किया कि यूक्रेन में अमेरिकी बायो लैब को रूस निशाना बना सकता है। इस तरह दुनिया पर एक साथ बायो और परमाणु संकट पैदा हो गया है। ज़ेपोरिज़िया के कोने कोने में बारूद पहले से ही बरस रहा है। रूसी सेना मोर्टार और तोपखाने से बारूद बरसाते हुए एक के बाद एक गांव को कब्जा कर आगे बढ़ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन में महाविध्वंस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या यूक्रेन में एटमी तबाही आने वाली है?
इन आशंकाओं की वजह यह है कि ज़ैपोरिज़िया की जंग इतनी भीषण हो चुकी है कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर प्लांट में बड़ा धमाका हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों की फॉल्स फ्लैग रणनीति से भी महाविध्वंस की आशंका को बल मिल रहा है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस के पास फॉल्स फ्लैग का पुराना अनुभव है और इस बार वो यूक्रेन के खिलाफ इस पैंतरे को भी अपना सकता है। आपको बता दें कि फॉल्स फ्लैग रणनीति का इस्तेमाल कई युद्धों में किया जा चुका है। इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जब फॉल्स फ्लैग रणनीति के जरिए किसी दूसरे देश पर भीषण हमला किया गया है। फॉल्स फ्लैग एक ऐसी सैन्य कार्रवाई होती है जहां कोई देश सीक्रेट तरीके से जानबूझकर अपने ही जानमाल को नुकसान पहुंचाता है, जबकि दुनिया के सामने वो देश ये जाहिर करता है कि उसके दुश्मन देश ने ऐसा किया है। फॉल्स फ्लैग की आड़ में वो देश अपने दुश्मन देश पर हमला कर देता है। इस रणनीति के जरिए हमले का दोष विरोधी देश पर डाल दिया जाता है और फिर जवाबी कार्रवाई के नाम पर महायुद्ध का ऐलान कर दिया जाता है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों का आरोप है कि रूस कुर्स्क क्षेत्र में अपने स्वयं के परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर फॉल्स फ्लैग हमले की योजना बना रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसे इस मामले में लीक हुए कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। पिछले महीने कुर्स्क के अधिकारियों ने यूक्रेन पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमले का प्रयास करने का आरोप लगाया था। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़ैपोरिज़िया में न्यूक्लियर पावर प्लांट नंबर 4 से एटमी लीकेज का दावा किया जा रहा है। जिस तरह से ज़ैपोरिज़िया और वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास का इलाका विनाश का एपिसेंटर बनता जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में बिना बम या मिसाइल फटे ही करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। आपको बता दें कि ज़ैपोरिज़िया प्लांट के भीतर रेडियो एक्टिव कचरे का अथाह भंडार है। अगर कोई मिसाइल रेडियो एक्टिव कचरे पर या फिर किसी रिएक्टर पर गिरती है तो एटम बम के विस्फोट जैसा विनाश शुरू हो जाएगा। एटमी तबाही का खतरा फिलहाल यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है, इसलिए नेटो समेत इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की भी ज़ैपोरिज़िया पर खास नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।